चलिए अब देखें डायनोफ्लैजिलेट्स। डाई यानी टू, डायनोफ्लैजिलेट, फ्लैजिलेट स्पेलिंग FL है, FL है ना, यही छोड़। फ्लैजिलेट, फ्लैजिला, यानी ये ऐसे प्रोटिस्टेंस हैं जिनमें दो दो फ्लैजिला रहेगा। दे बियर टू फ्लैजिला generally perpendicular to each other। ये बताता है कि हमको मैथ्स आता है थोड़ा बहुत। सारे टीचर्स फिजिक्स में मैथ वैसे ही लिखते हैं परपेंडिकुलर, कौन उतरा PERPINT वो ऐसे लिख देते हैं, तो वही इसी तरह से। तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर यानी एक का पॉइंट ऑफ ओरिजिन जहां से रहता है उसके 90 डिग्री पे दूसरा का पॉइंट ऑफ ओरिजिन रहता है, ठीक है, ऐसे रहता है। They have also cell wall made of cellulose। पर इसमें वो ग्रिटीनेस नहीं होता, इसमें वो कड़ापन नहीं होता, वो रफनेस नहीं होता जो सिलिकॉन की वजह से होता है। ये सिलिकॉन वाला प्रॉपर्टी किसके अंदर का है? डायटम का, नॉट ऑफ द डायनोफ्लैजिलेट। ये देखिए मेनी, ये खासियत, मेनी ऑफ द मेंबर्स आर शोइंग बायोल्यूमिनेसेंस। लुमिनस मतलब होता है चमकना, और बायो बोल दिया यानी बायोलॉजिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म चमक रहे हैं उसको कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंट। और ये ज़्यादा गहराई में पानी में जब रहते हैं वहाँ पे भी, और ऊपर की तरफ जहाँ पे भी ये रहते हैं वहाँ चमकते हैं, मतलब उनका बॉडी ग्लो करता है, उनका सेल ग्लो करता है। दैट इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें जो कि उनका बॉडी ग्लो करता है। मेनी ऑफ देम आर रिलीजिंग टॉक्सिन्स। बहुत सारे ऐसे हैं इनमें जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जहरीला। दे आर एक्वेटिक एंड, ये ध्यान दीजिए, प्रीडोमिनेंटली मैरीन। ज्यादातर करके खारे पानी में मिलता है, प्रीडोमिनेंटली मैरीन। जबकि डेस्ट्रेट और डायटम का देखे हम लोग, ये फ्रेश वाटर भी होते हैं, मैरीन भी होता है, पर ये प्रीडोमिनेंटली मैरीन होता है। मेनी मेंबर्स आर फोटोसिंथेटिक। इसका मतलब सभी मेंबर्स नहीं, बहुत सारे मेंबर्स हैं इनके जो फोटोसिंथेसिस करने लायक होते हैं। सभी मेंबर फोटोसिंथेसिस के लायक नहीं होते।
because of their swimming capacity and microscopic size, they are called zooplanktons, except the toxic one. जो जहर रिलीज करते हैं उन्हें छोड़कर बाकी जितने भी इस ग्रुप के मेंबर हैं उन्हें जू प्लैंकटन कहा जाता है. जू यानी कि एनिमल टाइप, प्लैंकटन प्लांट जैसा. ऐसा एनिमल टाइप का सेल, ऐसा एनिमल टाइप का माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस कर रहा है, जू प्लैंकटन कहलाएगा. अब जू यानी एनिमल टाइप बिहेवियर क्यों कर रहे हैं कि एनिमल का बिहेवियर होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, माइग्रेशन, लोकोमोशन. तो ये मोटाइल होते हैं, इनके पास दो दो फ्लैजिला है, यूज तो करेगा ही ना, इसीलिए इन्हें हम लोग जू प्लैंकटन कैटेगरी में रखते हैं. और प्लैंकटन या फाइटोप्लैंकटन के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप है जिसको कि एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स कंज्यूम करते हैं. तो टेरेस्ट्रियल नहीं, एक्वेटिक एनिमल्स. ठीक है. और इसीलिए ये दूसरा सबूत बनता है कि कैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम में फूड सिंथेसिस होता है, क्योंकि अगर फूड का प्रोविजन नहीं होगा एनिमल्स रहेंगे कैसे. आप मेहमान बुला लीजिएगा और खाना दीजिएगा, नहीं रहेगा मेहमान, नहीं ना. तो उसी तरह से आप वाटर दे रहे हैं, एक हैबिटेट जैसा, एक रहने की जगह, और खाना दे ही नहीं रहा है, पानी में कौन रहेगा. तो जरूर पानी में खाना मिलता होगा तभी ना. तो ये है भोजन प्राप्त करने को डायनोफ्लैजिलेट. ये सेकेंड ग्रुप है जो कि एक्वेटिक एनिमल्स के फूड बनता है. ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. नोट्स को समझकर अच्छा नंबर ले आ पाइएगा, सिर्फ रट कर नहीं. नोट्स और किताब दोनों जरूरत है. वो देखिए ना, एक दिन में पूरा पढ़ कर आई हुई है. तो अब देखिए, the sum of the dinoflagellate examples are Goniolix, Noctiluca etc. ये गोनियोलेक्स जो है, इट illuminates in red color. It is a colonial, मतलब कॉलोनी में रहने वाला है ना. इट इज ए colonial protist. When swim and appear at the surface water, surface of water,
It causes red color of the water and tide at such time is called red tide. क्या है समझा रहे हैं। और क्या होता है, यदि ये गॉनियोलेक्स जो रेड टाइड कॉज कर रहा है, खास बात क्या है कि ये जहरीला भी होता है, पॉइजनस होता है, ये केमिकल पॉइजनस केमिकल सिक्रेट करता है। इट रिलीजेस टॉक्सिन्स, सो when the red tide appears, it follows a large number of dead fishes. देखिए, ये ऑर्गेनिज्म अपनी सुरक्षा करने की कोशिश करता है, क्योंकि एनिमल जैसा दिखता है, मतलब एनिमल जैसा बिहेव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है और बहुत सारे फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना भोजन खुद बना रहे हैं। ठीक है, तो जो भोजन बना रहा है इधर से उधर घूम रहा है और प्रोटेक्शन नहीं कर रहा है, उसको तो खा ही जाएगा सब। ठीक है, तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए करेगा क्या, जहर छोड़ता है, केमिकल वॉर। तो उस टॉक्सिन मटेरियल को जो कंज्यूम करेगा खुद मर जाएगा, इसलिए दूर ही रहते हैं ऑर्गेनिज्म से। जान गए कि ये टॉक्सिन है, पॉइजनस है, इससे दूर रहने की कोशिश करता है। लेकिन ये बदमाश क्या करता है, मैरीन होता है, समुद्री पानी में पाया जाता है, तो जब सरफेस पे आता है पूरे ग्रुप में आता है, पूरे कॉलोनी के साथ, तो वो जब टॉक्सिक मटेरियल रिलीज करेंगे वाटर में, तो उसके साथ उसके पीछे तैरने वाली मछलियों तक वो पहुंचेगा टॉक्सिक मटेरियल। पानी में है तो वो कंज्यूम करेगा ही, नतीजतन not only the fishes, other aquatic animals, other marine animals also die because of that toxin. ठीक है, इसीलिए क्या होता है, जब ये गुजरते हैं पीछे बहुत सारे एनिमल, मरे हुए एनिमल तैरते हुए आते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन। और ये निकले हैं, ये कैसे पता चलता है, इनका बॉडी रेड कलर में बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है, ये चमकता है रेड कलर। ठीक है, तो जब तैरते हुए ये समुद्र के सतह पर आ जाएगा, समुद्र का सतह तो शांत होता नहीं है, उसमें लहर आते रहता है, लहरों को क्या कहते हैं, टाइड। तो लहर क्या होगा, सरफेस वाटर से होता है ना, पानी के अंदर का थोड़ा ना पानी ऊपर उठ कर आएगा, ये तो ऊपर का सरफेस का पानी है जो ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे चल रहा है, राइट। तो वो टाइड क्या हो जाएगा, इस रेड कलर के ऑर्गेनिज्म के कारण टाइड है पूरा रेड कलर का दिखता है, इसीलिए उसे रेड टाइड कहते हैं, क्योंकि सरफेस वाटर रेड कलर का दिख रहा है। दैट इज द रीजन वाई ये कॉज करता है, ये प्रोड्यूस करता है रेड टाइड, इसीलिए इसकी वजह से रेड टाइड आता है। तो कहते हैं क्या, जब रेड टाइड गुजरता है, ये मानी हुई बात है, पीछे बहुत सारे मरे हुए एनिमल्स आएंगे, और यही कारण क्योंकि ये पॉइजनस होता है। इसी तरह का एक और है नॉक्टिल्यूका, बट दिस इज नॉट अ पॉइजनस डायरोफ्लैजिलेट, ये पॉइजनस नहीं पर वो है। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल हम लोग लगते हैं इसका, एक गॉनियोलेक्स, एक नॉक्टिल्यूका। ठीक है, यही बात इसमें बोला गया। दिस इज ऑल अबाउट डायनोफ्लैजिलेट। अब आते हैं एक सिंपल सा ऑर्गेनिज्म के लिए, वो है यूग्लिनॉइड। यहां तक तब तक नोट कीजिए, या कर चुके हैं तो अच्छी बात है। क्राइसोफाइट में तीसरा टाइप आप लोग रखें, यूग्लिनॉइड।
यूग्लिनॉइड का एक एग्जाम्पल है यूग्लिना। ये बड़ा पिकुलियर ऑर्गेनिज्म है। एक तो न्यूक्लियस है और इसमें दो दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, एक बड़ा एक छोटा। बड़ा वाला न्यूक्लियस क्या करता है, इसके सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जैसे लोकोमोशन, मूवमेंट, फूड कैप्चरिंग, डाइजेशन, है ना, प्रोटेक्शन, ग्रोथ ऑफ द सेल एटसेट्रा। और दूसरा वाला होता है छोटा, ये कंट्रोल करता है इसका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, यानी सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है छोटा वाला, उसको कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। और बड़ा वाला न्यूक्लियस ये बाकी वेजिटेटिव एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, यानी नॉन रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, इसीलिए उसे कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वेजिटेटिव टाइप। और ये छोटा वाला रिप्रोडक्टिव बिहेवियर यानी सेल डिवीजन कंट्रोल करता है, इसीलिए उसे जनरेटिव न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर मोरलेस इसी तरह का, शू सोल जैसा दिखता है, जूता का सोल जो है उस तरह का, एक तरफ ज्यादा फैला हुआ, एक तरफ थोड़ा सिकुड़ा हुआ होगा। इसके सेल वॉल नहीं होते, सेल वॉल की जगह पे प्रोटेक्टिंग लेयर के रूप में इसमें रहता है पेलिकल। ठीक है, ये स्लाइमी मटेरियल होता है, प्रोटीनस होता है, प्रोटेक्शन करता है इसके सेल का। पेलिकल के नीचे इसका होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो लेवल में इसका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। ठीक है, बाहर के तरफ काफी डेंस साइटोप्लाज्म रहता है और अंदर के तरफ काफी फ्लूइडी साइटोप्लाज्म रहता है। तो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म कहते हैं इन दो लेयर के, दोनों को मिलाकर बनता है इसका साइटोप्लाज्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहना चाह रहे हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये एक लेयर, यहां पर जो आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा, ये जो साइटोप्लाज्म है वेरी डेंस, और इसे कहा जाता है एक्टोप्लाज्म। ठीक है, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म मिलेगा ये होता है लेस डेंस, फ्लूइडी, काफी गीलापन रहता है, मतलब काफी इजीली फ्लो करता है, इसमें डेंसिटी कम नहीं होता, विस्कोसिटी कम होता है। इसको कहते हैं एंडोप्लाज्म। और यहां से आपको बताएं एक्टोप्लाज्म प्लस एंडोप्लाज्म बराबर साइटोप्लाज्म। ऐसा रहता है। ठीक है, हम क्या समझाना चाह रहे हैं, समझ में आया? साइटोप्लाज्म दो लेवल पे दिखता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक अंदर के तरफ जो साइटोप्लाज्म का लेयर होगा वो काफी डेंस होता है। ठीक, आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आप बहुत अच्छा सा मलाईदार दूध पीने के लिए मिला है आपको, वो तो पानी आ रहा है, हमको तो आ ही रहा है, एनीवे तो हमको बहुत अच्छा लगता है, एनीवे इसीलिए इसका एग्जांपल आपको देते हैं। या वो क्या बोलते हैं, बादाम शेक या मिल्क शेक ये सब खाने पीने जाते हैं, हाँ, तो उसमें ऊपर में थिक लेयर रहता है और अंदर में फ्लूइडी रहता है, तो पर क्या वो तो लिक्विड ही तो है। तो आप ऐसा समझ लीजिए इसके अंदर में वैसा ही मिल्क शेक भरा हुआ है, जो बाहर के तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सटा हुआ वाला जो मिल्क शेक का हिस्सा है
काफी डेंस है, एकदम मक्खन जैसा गाढ़ा, और उसके अंदर की तरफ पतला दूध जैसा। समझ गए? तो आप इमेजिन कर पा रहे होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। बाहर की तरफ गाढ़ा रहेगा, अंदर की तरफ पतला रहेगा। ये दोनों मिलकर इसका साइटोप्लाज्म बनता है। तो साइटोप्लाज्म का वो रूप जो गाढ़ा दिखता है, बाहर की तरफ होता है, उसको एक्टोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म का वो रूप जो है ना पतला दिखता है, गाढ़ा नहीं है और अंदर की तरफ रहता है, उसे एंडोप्लाज्म कहते हैं। और दोनों मिलकर साइटोप्लाज्म बनाते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरीके से इसका साइटोप्लाज्म रहता है। और ये मॉडल आपको प्रोटोजोअन्स भी फॉलो करते हैं, खासकर कौन? अमीबा। ओके, इसमें लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला होता है, ये फ्लैजिलेट है, ठीक है। पर इसके अलावा एक और इसमें खासियत है, वो हम लोग लिखेंगे। वो है क्या? ये पानी में फ्लैजिला के मदद से तैर सकता है, और अगर टेरेस्ट्रियल सरफेस मिला तो क्रिप कर सकता है, रेंग सकता है, और नहीं जरूरत नहीं है चुपचाप पड़ा रह सकता, जो मन करे सो करता है। पानी में तैर सकता है, जमीन पे क्रॉल कर सकता है, नहीं तो चुपचाप पड़ा रह सकता है। ये हो गया, पूरा कीजिए। हाँ, इसमें 2 न्यूक्लियस मिलेंगे। मतलब हमारे स्टूडेंट्स ऐसे कस्टमर हैं जिनको एक पर एक फ्री दिया जाए ना तो वो रिटर्न कर देते, नहीं हमको नहीं चाहिए, आई डोंट डिजर्व इट। कैसे कि अगर हम थोड़ा ज्यादा पढ़ा दें, बोलते हैं नहीं सर ये एनसीईआरटी से ज्यादा हो रहा है, हम नहीं पढ़ेंगे। ओ, ये भी मेरा ही फॉल्ट। डिस्क्रिप्शन, दिस काइंड ऑफ, अब यहां ध्यान दीजिए, दिस काइंड ऑफ प्रोटेस्ट्स शो swimming in water, हाँ, by its flagella and can creep on soil. Peculiar character. This is animal type behavior. They show autotrophic nutrition as they have plant-like chlorophyll. इसमें क्लोरोफिल होता है प्लांट के जैसा, प्लांट सेल के जैसा। आर एबल टू शो होलोजोइक न्यूट्रिशन by engulfing small protozoans and bacterial colonies can do saprophytic nutrition
by drawing nourishment from decaying and dead organic matter. अब देखिए तो ये प्लांट की तरह ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो कर रहा है, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन शो कर रहा है एनिमल की तरह, ये सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो कर रहा है फंजाई की तरह। देख रहे हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट। और प्रोटिस्टा के बाद तीन जो किंगडम आता है कौन कौन है? किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। क्या कुछ लिंक नजर आता है? तो ये लिंक आता है नजर, और ये माना भी जाता है कि हो ना हो ये किसी न किसी तरीके से प्लांट, एनिमल और फंजाई के कॉमन एंसेस्टर शायद रहे हैं। इसी ग्रुप का यानी यूग्लिनॉइड का ही कुछ ग्रुप जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रह गया वो शायद आगे चल के फंजाई बने। जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिपेंड करने लगा वो एनिमल सेल बन गए, और जो फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन पे डिपेंड करने लगा वो शायद आगे चल के प्लांट बन गए। सो दे कैन बी ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रोटिस्टा एंड द थ्री मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक किंगडम्स। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्योंकि हम लोग इवोल्यूशन बेस्ड है ना पढ़ाई कर रहे हैं। जो हमारा टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी क्या होता है? सिस्टमेटिक्स है ना। ये एक्चुअल टैक्सोनॉमी जो है वो सिस्टमेटिक्स है, यानी ऑर्गेनिज्म की पढ़ाई, ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशनरी स्केल, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पे उन्हें सजाते हैं। कौन पहले आया, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद, और कौन बाइफर्केट करके इन दोनों में कन्वर्ट हुआ, वो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ट्रेस करने की कोशिश करते हैं इनकी स्टडी से। इसीलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सिस्टमेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूग्लिना बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रीचर है। समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंस है इसका। तो आप यहाँ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के साथ कहीं ब्रैकेट में या स्टार देके, इसके लिए डबल स्टार देके और ये 3 स्टार देके लिख सकते हैं। स्टार मतलब हो गया प्लांट लाइक न्यूट्रिशन, डबल स्टार का मतलब हो गया एनिमल लाइक न्यूट्रिशन, और ट्रिपल स्टार का मतलब हो गया फंजाई लाइक न्यूट्रिशन। ठीक है, नीचे मिटा दे, इसका तो जरूरत नहीं है, ये हो चुका है ना, डायग्राम सबका बना चुके हैं, वहां तक तब तक लिखिए। From the above, we can say that the euglenoids are the common ancestor
of the plants, animals and fungi. ये था यूग्लिनॉइड्स। अब जो है ये और स्पेशल है और आपके घरों में भी अक्सर पाया जाता है ये, लेकिन आप इसको अप्रिशिएट नहीं करते, मतलब इसके आने को या घर में जब ये पनपता है तो आप इसको अच्छा नहीं मानते, आपको नुकसान होता है। नहीं नहीं, वो वाला नहीं है। ये है स्लाइम मोल्ड। और बरसात के दिन में परवल लंबे समय तक रख देने के बाद एकदम परवल पॉइंटेड गॉड रखने के बाद, आप लोग अंग्रेज हैं, हिंदी थोड़े समझिएगा, ऐसे उठाइएगा तो आधा परवल नीचे आधा परवल हाथ में, और हाथ में भी जो आता है जैसे ही दबाए उंगली भी घुस जाता है अंदर में। तो जिसको क्रेडिट जाता है ना वो स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड जो हमारा अगला है। They are the special type of protists which have slimy layer of cover over the colony. It spreads over the food material. They are a very prominent decomposer of the ecosystem. बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही खास, बहुत ही विशेष डिकम्पोजर हैं। डिकेइंग एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर को बड़ी तेजी से ये समाप्त करते हैं, और यदि बहुत ऑर्गेनिक मैटर मिला तो बहुत तेजी से फैलते हैं, ठीक है, बहुत तेजी से अपना ग्रोथ करता है। और जब ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाता है, भोजन खत्म हो जाता है, तो फिर यह क्या करते हैं, अगले जगह ट्रांसफर होने के लिए अपने आप को स्पोर में बदल देते हैं, और ये स्पोर एयर के माध्यम से उड़कर दूसरे जगह पड़ते हैं। जहां पे भी गिरा, अगर वहां ऑर्गेनिक मैटर है तो ग्रो कर गया, फिर उसी तरीके से, और अगर इसे ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिला तो वेट करेगा, फिर हवा उसे उड़ाकर दूसरे सुटेबल जगह पर ले जाए उसके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपना लाइफ साइकिल अपना कैरी ऑन करता है। यानी मेजॉरिटी में इसका जो रिप्रोडक्शन मेथड है वो एसेक्सुअल मेथड, स्पोर फॉर्मेशन। तो दे अंडर फूड scarcity condition form spores and they under food scarcity condition form spores, and these spores are spread through air
to distant places. They are saprophytic, spore forming organisms very similar to the nature of the fungi. So sometimes they are considered as the ancestors of fungi. यानी फंजाई के दो दो दावेदार हैं, एक तो यूग्लिना है जो सैप्रोफिटिक है, और दूसरा ये है ऑर्गेनिक मैटर मिलता है उसके ऊपर स्प्रेड कर जाता है, ठीक है, और सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, बेसिकली डिकम्पोजर हो ही गया। फंजाई आर नोन फॉर देयर डिकम्पोजिशन कैपेसिटी, और तो और ये बेसिकली स्पोर ही फॉर्म करते हैं, चाहे एसेक्सुअल मेथड हो चाहे सेक्सुअल मेथड हो, स्पोर ही फॉर्म करते हैं। और फंजाई भी चाहे वो एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन करे चाहे सेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन करे, स्पोर ही फॉर्म करते हैं। तो दीज आर टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स व्हिच आर वेरी सिमिलर बिटवीन द टू। So sometimes due to this they are also considered as the ancestors of the fungi. तो इसीलिए बोले कि फंजाई के एंसेस्टर के दो दो दावेदार हैं, उधर यूग्लिनॉइड भी आते हैं इधर ये भी आते हैं। अब एक्चुअल फैक्ट क्या है ये अभी पता नहीं है, खोज जारी है, पर लगता है ऐसा देखकर, यहाँ तक नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रोटोजोआ। और अकेला प्रोटोजोआ जितना प्रोटिस्टा में अभी तक हम पढ़े हैं लगभग उसी के बराबर का प्रोटोजोआ के बारे में हम लोग को जानकारी चाहिए होता है लगभग, क्योंकि प्रोटोजोआ पे हम लोग का कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस है, कुछ ज़्यादा ही ध्यान चलिए हंसी मजाक में हम लोग कम से कम प्रोटिस्टा खत्म करने पर आ गए। हालांकि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, पर हाँ सेलिब्रेशन के लिए हम लोग अब प्रोटोजोआ पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ। और इसकी खास बात क्या है जानते हैं, इसके नाम में इसका इंपॉर्टेंस छिपा है। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, और जोआ मतलब कोई बोल सकता है, हाँ बिल्कुल एनिमल। तो ये प्रिमिटिव एनिमल पहले माना जाता था, और चूंकि इसके ऑर्गेनिज्म, इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म इनवेरिएबली मूव करते हैं, है ना। एक ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ का जो नहीं चलता है, जिसमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, अदरवाइज प्रोटोजोअन्स आर एबल टू डू लोकोमोशन, और इसीलिए इसे सिंगल सेलुलर एनिमल टाइप सेल्स मानते थे। और यही वजह था कि बहुत साल तक प्रोटोजोआ को एनिमल के साथ पढ़ा जाता। तो प्रोटोजोआ, these were called as primitive animals। ये पुराने प्रकार का एनिमल पहले कहा जाता था, लेकिन बाद में इनके बहुत सारे डिफरेंसेस को देखते हुए इन्हें अलग किया गया और इन्हें सिंगल सेलुलर
यूकैरियोट्स की कैटेगरी में रखा गया। लेटर ड्यू टू डिवाइड ऑफ हिस्टोन protein in their chromosome, they were separated from the animals and placed into protists या प्रोटिस्टा। पर ये इनके क्रोमोसोम में है ना हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता था, और इसी हिस्टोन प्रोटीन के एब्सेंस के कारण, डिवाइड ऑफ मतलब कमी है, हिस्टोन प्रोटीन की कमी के कारण, अनुपस्थिति के कारण इन्हें एनिमल से अलग कर दिया। दे आर क्लासिफाइड, इनका क्लासिफिकेशन है, दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। इनके लोकोमोशन के स्ट्रक्चर के आधार पर इन्हें विभाजित किया गया है। पहला है सार्कोडाइना और एमीबॉइड प्रोटिस्ट्स, या एमीबॉइड प्रोटोजोआ कह लीजिए, प्रोटिस्ट तो है ही प्रोटोजोआ, एमीबॉइड प्रोटोजोआ। दूसरा है फ्लैजिलाटा, तीसरा है सीलियाटा, और चौथा है स्पोरोजोआ। सार्कोडाइना, अब देखना ये होगा ना, क्योंकि हम बांटे हैं किसके आधार पे, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के आधार पे इन्हें क्लासिफाई किया गया है ना, ये बात है। तो इनके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स क्या है वो तो देखें। एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स में होता है स्यूडोपोडिया, स्यूडो मतलब फॉल्स, पोडिया यानी फुट। एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स में स्यूडोपोडिया होता है लोकोमोशन के लिए। फ्लैजिला में क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है, फ्लैजिलेटा में फ्लैजिला होगा, और सिलिएट्स में सीलिया होगा। स्पोरोजोआ में नॉन कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता। तो सही बात है, स्पोर बनाते हैं और इसी पे सीधी ये मूव करते हैं वेक्टर के मदद से। इनको ढो के ले जाने वाला एक है वेक्टर। हाँ, ये बायोलॉजी वाला वेक्टर है। यहाँ वेक्टर मतलब होता है ढोना, ढो के ले जाने वाला। यहाँ तक लिखिए।